नेपाल अपनी सबसे उथल-पुथल भरी घड़ी से गुजर रहा है। भ्रष्टाचार और महंगाई से गुस्साए लोग सड़कों पर हैं। संसद जल रही है, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और युवाओं की आवाज गूंज रही है असली बदलाव की मांग के साथ। ये संकट सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं, भारत की सरहद और पूरे क्षेत्र पर असर डाल सकता है। आइए समझते हैं कि कैसे गहरी राजनीतिक चालबाजियों और नेताओं जैसे केपी ओली ने देश को इस मोड़ पर ला खड़ा किया। सितंबर 2025 में नेपाल लिटरली एक्सप्लोडेड जब गवर्नमेंट ने 26 मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिए। जेन जेड यूथ सड़कों पर उतरे, पार्लियामेंट तक जल गई। करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिकल नेपोटिज्म ने हालात और बिगाड़ दिए। हजारों इंजर्ड, दर्जनों डेड और आखिरकार पीएम केपी ओली का रेजिग्नेशन। सबने दिखा दिया सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। अब सवाल यह है, क्या ये वेव ऑफ प्रोटेस्ट रियल चेंज लाएगी या नेपाल को और डीप क्राइसिस में धकेल देगी? नेपाल के 2025 क्राइसिस की जड़ें हैं डीप करप्शन और पब्लिक ट्रस्ट का कोलैप्स। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में नेपाल की रैंक रही 107 आउट ऑफ 180, जिससे साफ है गवर्नेंस फेलियर। $71 मिलियन एयरपोर्ट स्कैम, सीनियर मिनिस्टर्स की ब्राइबरी और 2500 करप्शन केसेस में एक्शन सिर्फ 10% पर लोगों का गुस्सा फटना ही था। ऊपर से नेपोटिज्म, 40% टॉप पोस्ट्स नेपो किड्स के पास, लक्जरी में जीते हुए जबकि जनता बेरोजगारी और स्ट्रगल्स में डूबी है। यही हालात यूथ को मजबूर कर रहे हैं सिस्टम को बदलने की मांग उठाने के लिए। एक्स-पीएम केपी ओली ने खुलकर इंडिया पर आरोप लगाया कि वो नेपाल के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर कर रहा है और इनडायरेक्टली अपने डाउनफॉल के लिए भी न्यू दिल्ली को ब्लेम किया। बॉर्डर डिस्प्यूट्स जैसे लिपुलेख और काला पानी और लॉर्ड राम की बर्थ प्लेस वाली कंट्रोवर्सी ने इंडिया नेपाल टाइज और गरमा दिए। सोशल मीडिया बैन से भड़की प्रोटेस्ट्स के बीच ओली का रेजिग्नेशन आया, लेकिन जियोपॉलिटिक्स, इंडिया और चाइना की टसल ने हालात और पेचीदा बना दिए। ओली के बयान नेशनलिज्म को फ्यूल कर रहे हैं और डिप्लोमेसी को और टेंस कर रहे हैं। केपी ओली ने नेशनलिज्म को एक पॉलिटिकल टूल बनाया, लॉर्ड राम बर्थ प्लेस और इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट्स उठाकर लोगों का ध्यान करप्शन, नेपोटिज्म और अनएम्प्लॉयमेंट से हटाने की कोशिश की। एक्सटर्नल एनिमी दिखाकर उन्होंने एंटी इंडिया सेंटिमेंट को फ्यूल किया और अपनी फेलियर्स को कवर करने की कोशिश की। साथ ही इंडिया को काउंटर करने के लिए चाइना से नजदीकी बढ़ाई। लेकिन जब जनता का गुस्सा करप्शन और बेरोजगारी पर फट पड़ा, ये नेशनलिस्ट डाइवर्जन काम नहीं आया और ओली को अंततः रिजाइन करना पड़ा। 2025 के प्रोटेस्ट्स में सोशल मीडिया बना सबसे बड़ा वेपन। बैन हुआ फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लेकिन यही बैन मूवमेंट की आग बन गया। नेपाली यूथ ने टिकटॉक और यूट्यूब पर एक्सपोज किए पॉलिटिशियंस के नेपो किड्स, लक्जरी कार्स, पार्टीज, जबकि आम लोग स्ट्रगल कर रहे थे। इसने गुस्से को और भड़काया। ऊपर से इंडियन मीडिया ने प्रोटेस्ट्स को सिर्फ सोशल मीडिया बैन तक सीमित बताया, असली इश्यूज इग्नोर कर दिए। नतीजा, स्ट्रीट्स और ऑनलाइन दोनों पर एंटी इंडिया स्लोगन्स गूंजे और सोशल मीडिया बन गया यूनिटी का भी टूल और डिवीजन का भी। नेपाल के 2025 क्राइसिस की जड़ है गवर्नेंस फेलियर और यूथ का गुस्सा। 40% पॉपुलेशन जेन जेड है, मीडियन एज सिर्फ 25, और वही सबसे ज्यादा वोकल है करप्शन, नेपोटिज्म और अकाउंटेबिलिटी की कमी के खिलाफ। ट्रिगर था 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बैन, जिसे युवाओं ने फ्री स्पीच पर अटैक माना। लेकिन असली फ्रस्ट्रेशन है बेरोजगारी 20% से ऊपर और इकोनॉमी का रिमिटेंसेस पर डिपेंड होना। यही गुस्सा पार्लियामेंट जलाने से लेकर पीएम रेजिग्नेशंस तक पहुंच गया। अब मांग है रियल रिफॉर्म्स और यूथ रिप्रेजेंटेशन की। पॉलिटिकल केओस के बीच नेपाल की इकोनॉमी भी बुरी हालत में है। 2025 में जीडीपी पर कैपिटा सिर्फ 1,200-1,400 के बीच, यानी लो मिडिल इनकम लेवल, पॉवर्टी और लिमिटेड अपॉर्चुनिटी साफ नजर आती है। ग्रोथ स्टक है 3 से 6% के बीच, मेनली एग्रीकल्चर, रिमिटेंसेस और टूरिज्म पर डिपेंड। लेकिन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 20% से ऊपर। यही फ्रस्ट्रेशन प्रोटेस्ट्स को फ्यूल कर रहा है। लोग अब मांग रहे हैं जॉब्स, ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिव ग्रोथ, क्योंकि इकोनॉमिक स्ट्रगल ही पॉलिटिकल गुस्से की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। नेपाल के 2025 प्रोटेस्ट्स ने सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, इंसानी जिंदगियों को भी तोड़ दिया।
सितंबर तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है। 21 प्रोटेस्टर्स, 9 प्रिजनर्स, 3 पुलिस ऑफिसर्स और 18 अन्य। इनमें एक इंडियन नेशनल भी शामिल है जो हिंसा में फंस गया। सबसे बड़ा नुकसान यूथ का हुआ। वो युवा जो जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी और एंड टू करप्शन की मांग कर रहे थे। सिर्फ मौतें ही नहीं, काठमांडू में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जलाए गए, होटल्स और पब्लिक स्पेसेस पर हमले हुए, जिसमें इंडियन टूरिस्ट्स भी फंस गए। केओस और नेशनलिज्म की आग ने इनोसेंट लोगों को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। ये ट्रेजेडी साफ दिखाती है कि पॉलिटिकल मैनिपुलेशन और नेशनलिज्म को फ्यूल करने की स्ट्रैटेजी ने नेपाल को कितना भारी ह्यूमन कॉस्ट चुकवाया है। अब फैमिलीज जस्टिस और रियल रिफॉर्म्स की उम्मीद में खड़ी हैं, ताकि ऐसी तबाही फिर कभी न दोहराई जाए। नेपाल आज एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है, जहां ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी और इंक्लूसिव रिफॉर्म्स ही फ्यूचर को बदल सकते हैं। जेन जेड-लेड प्रोटेस्ट्स ने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ पीएम बदलना इनफ नहीं, सिस्टेमिक करप्शन, नेपोटिज्म और एक्सक्लूजन को खत्म करना जरूरी है। रिफॉर्म्स की मांग है क्लीन पार्टी फंडिंग थ्रू स्टेट फाइनेंसिंग, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स जो पॉलिटिकल फाइनेंसेस पर नजर रखें, और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो करप्शन केसेस को जल्दी निपटाए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को बैलेंस करना, एंटी डिफेक्शन लॉज को मजबूत करना और पॉलिटिशियंस की पब्लिक एसेट डिस्क्लोजर्स मैंडेटरी करना शामिल है। साथ ही मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स और यूथ की बड़ी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में जरूरी है, ताकि डेमोक्रेसी में लोगों का ट्रस्ट लौटे और पॉलिसीज जनता की एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करें। नेपाल का छोटा साइज एक्चुअली एडवांटेज है। तेजी से रिफॉर्म्स लागू करके वो दुनिया को एक परफॉर्मेंस ड्रिवन डेमोक्रेसी का मॉडल दिखा सकता है। अब ये ट्रांजिशन तभी सफल होगा जब रिफॉर्म्स रील हों। तभी नेपाल इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलकर एक रिसिलिएंट और इक्विटेबल डेमोक्रेसी बना पाएगा। नेपाल के इस क्राइसिस और ट्रांजिशन के दौर में असली फ्यूचर वोटर्स के हाथ में है। जरूरी है कि लोग डिवाइसिव टैक्टिक्स और हॉलो नेशनलिस्ट रेटोरिक को रिजेक्ट करें, क्योंकि असली मुद्दे हैं करप्शन, इनइक्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी। वाइज वोटिंग का मतलब है ऐसे लीडर्स चुनना जो ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिव रिफॉर्म्स के लिए जेन्युइनली कमिटेड हो। हर वोट एक पावरफुल टूल है जो ऐसा फ्यूचर बना सकता है जहां गवर्नेंस पर ट्रस्ट लौटे, यूथ वॉइसेस सुनी जाए और नेपाल की डाइवर्सिटी यूनिटी की ताकत बने। आज जरूरत है इन्फॉर्म्ड और करेजियस वोटिंग की, ताकि नेपाल एक ऐसी डेमोक्रेसी बने जो जस्टिस, प्रोग्रेस और होप पर खड़ी हो। ये मोमेंट सिर्फ प्रोटेस्ट का नहीं, बल्कि एक नए कल को वोट देने का है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कीजिए पॉलिसी 360 को, ताकि ऐसे ही और डीप इंसाइट्स आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।